जेब में सिर्फ 340 रुपए और मायानगरी की अंतहीन दुनिया। कानपुर से आंखों में सपने और चंद रुपयों के साथ राजीव कुछ यूं ही निकल पड़े थे, लेकिन न रास्ते का पता था न जरिए का। पता था तो सिर्फ मंजिल का, और मंजिल थी एक्टिंग की दुनिया में कामयाबी। जाने कितने साल रोते हुए सिर्फ इस इंतजार में गुजारे कि कब वो समय आएगा जब वो लोगों को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा पाएंगे। और आखिरकार किस्मत ने एक यू टर्न लिया और किस्मत का ये फकीर लोगों के दिलों का शहंशाह बन गया। बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइन। शुरुआत आप कुछ लोगों से कह के करना चाहते हैं? एक ऐसी मेरी नेबर हैं, वो बड़ी परेशान, बोलते भाई साहब मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं बोला क्या हुआ? आपको तो मालूम है मेरे हस्बैंड महीने में 25 दिन ट्रेन के सफर में रहती है। बोला अच्छा ना, 25 दिन तो सुकून से रहती हो ना? नहीं 25 दिन तो सुकून से रहती हूँ, 5 दिन में बहुत परेशान कर। मैं बोला हुआ नहीं? बहुत तकलीफ देती। हुआ क्या? इनकी पूरी हैबिट ट्रेन जैसी हो गई है। मैं इनका इंतजार करती हूँ कि ये आ रहे होंगे, घर के बाहर खड़ी होती हूँ गेट पे, आती मेरे ऊपर भड़क, हट गेट पे खड़ी हो गई, मुझे अंदर घुसना है। ये घर के अंदर आते, घर के अंदर पूरा सिस्टम एकदम ट्रेन जैसा कर दिया है। इतना अच्छा डबल बेड था, डबल बेड को कटवा के 2 फुट का बर्थ जैसा बनवा दिया, उसके ऊपर सोते। कितनी अच्छी पिलो दे दो, पिलो उठा के फेंक देंगे सिर के नीचे। जब जूता लगाते तब रात में नींद आती। और जब नींद नहीं आती बच्चे लोगों को जगाते हैं। ये तरह तरह की आवाजें लगवाते हैं बच्चे लोगों को, चाहिए चाहिए मूंगफली चाहिए 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 चाहिए। अपना साबुन मंजन ब्रश पूरा एक थैली में डाल करके अपने बेड के नीचे जंजीर से बांध के रखते। सुबह सुबह चाय देती ना पीने के लिए, चाय पियेंगे और कप को खिड़की से उठा के बाहर फेंक देते। महीने में 14 कप तोड़ चुके हैं अभी तक। खाना खाने के लिए कहती हूँ खाना खा लो तो बोलते रुक जाओ, अलीगढ़ आ जाएगा तब खाओ। अब घर के अंदर कहां से अलीगढ़ लेके आओ? इनके चक्कर में हमारे बच्चे लोग बिगड़ रहे। वो ट्रेन वाली हैबिट, बच्चे लोग बिगड़। मैं बोला ऐसा क्या हुआ? भाई साहब बताने में भी शर्म आती है। जाने दी नहीं, ऐसा क्या हुआ? भाई साहब ये बाथरूम में जाते हैं, पता नहीं क्या गंदा संदा लिख के चले आते हो। हमने कहा आप इनको समझाती नहीं? नहीं समझाती हूँ, जैसे समझाती हूँ ना तो तुरंत अपनी अटैची उठाते, बोलते बहन जी मेरा स्टेशन आ गया। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। कानपुर के पास एक गांव में आपका जन्म हुआ जी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे जी। उस वक्त के बारे में क्या बता सकते हैं आप हमको? वो जब समय था जब मैं छोटा था, मेरे फादर कानपुर में एक ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री है, वहाँ पर एक मामूली सी नौकरी किया करते थे। और हम उस वक्त इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे। मेरे फादर सुबह 7 बजे साइकिल से ऑफिस जाते थे और शाम को 7 बजे वापस आते थे। 12 घंटे उनको लगातार मेहनत करनी पड़ती। तो उसके बदले में उनको चंद पैसे जो भी मिलते थे उससे 4 बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना। तो कई बार मुझे याद है बचपन में मैं स्कूल जाया करता था तो वहाँ से टीचर मतलब ड्रेस ना पहनने की वजह से कि तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, ड्रेस नहीं पहनी है, वापस जाओ। तो घर पे आते थे कि मम्मी देखो ड्रेस के लिए भगा दिया है। तो मम्मी लेकर के जाती थी, टीचर को बोलती थी नहीं हम बनवा देंगे, अभी हमारे फादर को 10 तारीख को सैलरी मिलती थी, अभी मिलेगी तो हम लोग को। तो जाकर रिक्वेस्ट करके मुझे वापस स्कूल छोड़ करके आती थी। और इसके बाद जब मैं आगे 9th में गया तो उस कॉलेज में मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर कुछ पुअर बॉयज़ फंड जैसी एक सुविधा है। तो वो एक सुविधा का लाभ लिया और वैसे पढ़ाई की मैंने। हेलो राजीव, कैसे हो और क्या हाल चल रहा है? याद है तुमको जब BSc कर रहे थे और तुम उस समय बोल रहे थे मुझको बॉम्बे जाना है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि बॉम्बे में जाके करेंगे क्या, पैसा तो है नहीं इतना कि वहाँ जाके स्ट्रगल करें या कुछ करें। तो मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तुमने जॉब भी किया और ऊपर के ऑफिसर्स को भी खुश रखा और साथ साथ अपना काम भी शुरू किया। हम बॉम्बे में धीरे धीरे तुम सेटल भी हो गए अच्छे से और मैं तो चाहता हूँ तुम और ज़्यादा आगे बढ़ो। ये
डॉक्टर M.K. दीक्षित हैं, पशु चिकित्सक हैं। जब मैं मुंबई जाने के बारे में सोचता था, मुझे कुछ नहीं पता कैसे जाना, कहाँ जाना, क्या घर वाले भी नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं। मैं किसी से अगर बोलूँ भी तो अच्छा मुंबई हो, तो पता चला वो भी डर लगा रहता। तो मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। तो जब मेरा जाने का प्रोग्राम बना तो मैंने इनका ही इस्तेमाल किया और इन्होंने मुझे, और घर पे भी मैंने यही बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला है, ये देखिए लेटर लिख के दिया है ये। तो इनके इत्मीनान की वजह से घर वालों ने मुझे जाने दिया। चलिए, तो मुंबई पहुंच गए जैसे तैसे, जी। लेकिन मुंबई तो बड़ा मुश्किल जगह है। मेरा एक दोस्त था दीपू करके, कानपुर में। दीपू के ताऊ जी यहाँ मुंबई में रहते थे। हाँ, और मुझे लगता था ये एक चिट्ठी ताऊ जी के लिए लिख, क्योंकि काम आम का सिलसिला तो मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ा सा कि किसी कंपनी का, लेकिन रहने का सिलसिला तो वो फिर ताऊ जी के लिए उन्होंने लेटर लिखा कि भैया ये राजू हैं, हमारे घर के बच्चे जैसे हैं, तो इनको ज़रा थोड़ा सा बम्बई आ रहे हैं कुछ दिन का। तो उनका लेटर वेटर लेकर के मैं वहाँ पर पहुँच गया ताऊ जी के पास। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बोला अच्छा यहाँ रहो, सामान ऊपर रख दो, ये बाहर बालकनी है, बालकनी में एक चटाई बिछा के सो जाया करो, सुबह 6 बजे उठो और सब यहाँ का साफ़ सफाई चीज़ें, और 8 दिन तुम यहाँ रहो, इसके बाद तुम अपना आगे का निज़ाम करते रहो। हाँ, फिर तब तक एक वहीं पीसीओ में, शाम को उनके पीसीओ पे बैठना पड़ता था मुझे। तो वहाँ पीसीओ में तमाम लोग आते थे। तो वहीं पर एक हमारे कानपुर के एक मिश्रा जी मिल गए जो रेलवे में नौकरी किया करते थे। उनसे बात हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा हमारे पास ऐसा ऐसा रहने की बड़ी समस्या है ये। तो बोले मैं अकेला रहता हूँ ये वो। तो हमने तो तुरंत बैग तैयार कर लिया कि इतना कानपुर के हैं ये वो। तो उन्होंने बोला लेकिन पैसे वैसे का कितने दोगे, क्या करोगे? उन्होंने बोला तुम 500 रुपये दे दिया करो, बाहर वाले कमरे में तुम अपना। हमने ठीक है 500 दे देंगे हम। तो उनके रूम में रहने लगा। फिर वहाँ ना तो कोई दरी, न चटाई, न कुछ, न पानी पीने का एक गिलास या बोतल, कुछ नहीं था। तो जैसे तैसे 2-4 दिन चला। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पैसे भी नहीं मेरे पास और भूख ज़बरदस्त। तो उस वक्त मम्मी ने मेरी एक लैया का सत्तू जो होता है वो बांध करके एक उसमें रखा हुआ था, तो जिसको मैं रखा हुआ था, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उस दिन वो सत्तू फिर हमने कहा आज इसको जो है इससे फूंक, हाँ उसको निकाला मैंने। लेकिन सत्तू को उसको बनाने के लिए, उसमें पानी डालने के लिए, घोल डालने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई बर्तन में बड़ा अगल बगल देखता रहा कहीं कोई। तो और भूख और चीज़ें, कई बार वो समय ऐसा होता है जिसको हालांकि बताने में बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर मैं टॉयलेट में गया मैं, और वहाँ एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ था, उसको मैंने धोया और धो करके रात के 12 बज गए थे काफ़ी, उसमें फिर मैंने सत्तू डाला और उससे मैंने उसके बाद हुआ क्या कि फिर मेरी जब स्थिति हो गई तो 1-2 दिन तो सत्तू वत्तू में निकल गया चीज़ें। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया। अब मेरे पास ना तो दवा लेने के पैसे ना कुछ चीज़ें। तो मैं बस उठा और चालू डब्बे में ट्रेन में बैठ करके मैं वापस कानपुर चला गया। तो इसके बाद फिर मैं कानपुर गया, कानपुर से फिर वापस लौट आया। फिर वापस मैंने कहा कि नहीं मुझे वापस आना है, कुछ करना है। लेकिन यहाँ वापस आया, फिर वही भूख प्यास, वही तकलीफ़, वही संघर्ष फिर शुरू हो गया। तो सोने को वाकई में मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि इसके बाद फिर मैं एक ऐसी जगह शिफ्ट हो गया जो हमारे कानपुर के मामा जी, उनकी एक डेयरी हुआ करती थी वहाँ पर। तो उनकी डेयरी पे मैं सुबह दूध लोगों के घरों में, चूँकि डेयरी थी इनकी, तो मैं साइकिल में टांग करके दूध ले जाकर घरों तक पहुंचाना। कस्टमर्स आ जाते थे, चाय बनानी तो चाय बनाता था, ये भी साफ़ करता था, ताकि इनको ये लगे कि नहीं ये पूरी तरीके से चीज़ों को ये है। उसके बाद बीच में हाँ किसी को बोझ ना लगे। चलिए एक मैसेज और सुनवा कर। याद है आपको हमारी और पहली मुलाकात? तभी मुझे देख के आपको लगा कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, आप लोगों को हंसाते हैं और लिखते रहते हैं, जो जो चीज़ आप लिखते हैं वो मुझे सुनाते हैं।
फिर हम लोग सब हंसते हैं। इन सब बात होने के बावजूद भी उस वक्त आपको काम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने आपको एक जगह टिफ़िन घरों घरों में, ऑफिसों में देने के लिए एक जगह काम पे लगाया। आपने वो भी किया। आप वाकई में हिम्मत ना हारने वालों में से हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत किया, जिसका नतीजा आज ये है कि आप भी देख रहे हैं और सारा जमाना देख रहा है कि आप आज कहाँ हैं। इन्होंने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया और मुझे सबसे बड़ा एक कभी आज भी मैं याद करता हूँ तो उससे मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि उस वक्त कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए इसके लिए। तो इन्होंने ही मुझे, सिराज भाई ने मुझे काम दिलाया था। एक जगह एक सिंधी भाई थे, तो वो घर में खाना बनाया करते थे, तो दोपहर में खाना ऑफिसेस में टिफ़िन, तो उनको लोगों को जाकर के खाना खिलाना, खाली टिफ़िन लेकर के वापस आना, ये काम था। कई दिन ये हुआ, फिर कई दिन ऐसा भूख लगती थी, मैं सबको सर्व करता था, तो कोई बोलता था जरा ये भाजी और देना, तो मैं ऐसा कटोरा था, नहीं भाई ये तो भाजी खत्म हो गई, ये वाली ले लो। हाँ, हालांकि वाकई में ऐसा दिखा भी देता था खत्म हो गई, उसमें थोड़ी सी साइड में लगी, चूंकि बड़ा टिफ़िन होता था ना, तो थोड़ा थोड़ा साइड में, तो एक दूसरे टिफ़िन में, तीसरे टिफ़िन में ऐसा कुछ साइड में। तो फिर मैं वहाँ से निकलता था जब इतनी भूख, ऑफिस से खिला करके, एक चाय की दुकान थी किनारे, उसके यहाँ मैं सारे टिफ़िन फटाफट ऐसे ऐसे खोलता था, ये इसमें करके, और उसमें बचा हुआ जो भी भोजन था वो खाता था, पेट में राहत मिली। फिर तो वो चीज़ मुझे कभी कभी। उनमें गाना भी गाते थे? हाँ, मतलब गाना नहीं गाता था, बस एक सोचता था कि औरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यासे रह जाते हैं। चलिए, तो संघर्ष की बातें हो गई, फिर वो जो किस्मत का यू टर्न होना था वो कैसे हुआ? शेखर सुमन तक कैसे पहुंचे आप? मैं अपने हिसाब से कुछ कुछ लिख करके रखता रहता था। फिर अचानक ये शो शुरू हुआ शेखर सुमन जी का, मोर्स एंड शेखर्स। वो मेरे पास तो टीवी भी नहीं था, कहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो एक ऐसे तो छोटे से स्लम में मैं रहता था, जैसे निकलता था लोगों के घरों में टीवी ऐसे लगे रहते थे, तो मैं ऐसे खड़े होकर किसी घर में टीवी देखने लगता था। तो कह रहे कैसा खड़ा है इधर? नहीं कुछ नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, तो मैंने एक दिन ये शो देखा शेखर जी, तो उसमें कुछ जोक्स वोक्स सुने मैंने, तो मुझे लगा कि मैं जो लिखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, और ये शेखर सुमन साहब जो बोल रहे हैं, तो उस वक्त मुझे वो जोक्स, वो कंटेंट मुझे ऐसा लगता था कि इससे हैवी मैं दे सकता हूँ इनको। हाँ, तो मैंने कहा इनसे मिलना, और ये मुझे क्यों खड़ा करेंगे, मुझे क्यों एंटरटेन करेंगे, इनका घर, इनका पता, एड्रेस कहाँ से ढूंढूं मैं, इनका नंबर कहाँ से ढूंढूं। बड़ा संघर्ष करता रहा कि कोई इन शेखर सुमन से मुझे मिलवा दे, बट किसी ने नहीं मिला। तो एक दिन अचानक मैं कहीं अंधेरी में किसी के ऑफिस में गया था मिलने, तो अचानक डायरेक्टरी रखी हुई थी, वहाँ से मैंने देखा तो उनका नंबर मिल गया मुझे, लैंडलाइन नंबर। हमने कहा मैं फ़ोन करूँगा तो पता नहीं ये कौन है क्या है भाई, क्यों। मैंने फ़ोन किया, अलका भाभी ने फ़ोन उठाया, हाँ बोलिए क्या है। तो मैंने थोड़ा डेयरिंग अपने का, शेखर है क्या, शेखर से मिलना है। तो मैं ये बात मैंने शेखर जी को भी नहीं बताई। अब उनको पता चल जाएगी। तो मैंने कहा सर, मैं फट मैंने, सर मेरा नाम राजीव निगम है सर, मैंने लिखता हूँ, मैंने आपका शो देखा है सर, और आपके शो के सामने मैंने सर बहुत अच्छी चीज़ के बहुत सारे जोक लिख कर मैं चाहता हूँ कि सर आपके लिए दूँ, और मैं सर मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको करें बस सर ये, और मैं किससे मिलूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोले ये तुम इनसे मिल लो, ये अभिज्ञान झा हैं जो हमारे शो के क्रिएटिव हेड है। तो खैर करते करते अभिज्ञान साहब को मिला, मैं अंधेरी स्टेशन से पैदल लोखंडवाला तक आना जाना। तो सेट पे गया, वो बोले सेट पे आ जाओ। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, और मेरी पहली जब स्क्रिप्ट शूट हुई तो उन्होंने बोला यार आज का एपिसोड यार बड़ा कमाल का था, किसने लिखा? तो फिर अभिज्ञान नहीं, मुझे बोला कि ये राजू है, नया राइटर आया है, इसने लिखा है। राजू वेरी गुड राजू। तो एक बात बताइए, मूवर्स एंड शेकर्स का कोई खास जोक आज शेयर किया जाए लोगों के साथ? एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ मैं। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फ़ैन हैं, इतने बड़े फ़ैन कि उनकी सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा? बोले एक का अनुलोम दूसरे का विलोम। हमने कहा मैडम को उन्हें पहचाना नहीं? बोले मेरी पत्नी है कपाल भारती। मैंने कहा आपके पिताजी नहीं दिख रहे हैं? आपको मालूम नहीं पिछले महीने उनका प्राणायाम हो गया है। वो उसी लैंग्वेज में बात।
चलिए पत्रकारों पर भी कुछ हो जाए। एक तो पहली बात यह है कि आजकल टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स स्पेशली काफ़ी तादाद में हो गए हैं, और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे की खबरें जुटानी है, इतना कंपटीशन हो जाएगा, किसी गली में अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता भी मर गया तो ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, और लगा नमस्कार, अभी भी पता चला है कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से ही मौजूद है हमारे संवाददाता मनी। हर जगह पहले से मौजूद रहते हैं, इतने एडवांस हो गए। हाँ, अच्छा एक खास बात और देखिए, कई बार ऐसा करते करते बोलते बोलते एक वर्ड को कई बार रिपीट भी करते हैं लोग। हाँ, ये बताओ जो मनीष, हेलो, हाँ हाँ मनीष, हाँ मनीष भी खड़ा रहता है। हाँ मनीष, हाँ मनीष ये बताओ, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है? हाँ हाँ मनीष, मनीष ऐसे ही खड़ा रहता है। नहीं ये बताओ, जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी? मनीष, लगता है मनीष से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष उधर से बोल रहा है, नहीं संपर्क हो रहा है? इधर मनीष मनीष प्यार से कर रही, कभी स्टूडियो में भी प्यार से मनीष मनीष किया कर? जब बाहर निकलता हूँ धूप में, गर्मी में, तब बड़ा मनीष मनीष करती है। मनीष भी शुरू हो जाता। शालिनी, जैसा कि आप देख सकती है, जो कुत्ता मरा हुआ है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है, जैसा कि आप देख सकती है। इस कुत्ते के पंजे भी मुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकती है। इस कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस कुत्ते के शरीर पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आ रहा है, इससे मुझे लगता है इस कुत्ते ने सुसाइड किया है। अच्छा मनीष ये बताओ, जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, इस कुत्ते की मौत को लेकर के शासन और प्रशासन का क्या कहना है? तो को हाथ से आगे बढ़ रहे हो, शासन प्रशासन का 10 घंटे हो गए मरे हुए हैं, तो कोई जिम्मेदार आदमी है, सबसे पहले मैं पहुंचा हूं यहाँ पे। हाँ? अच्छा तुमने किसी से बात की क्या, ये कुत्ता किसी का पालतू कुत्ता था? हाँ, हमने कभी बुजुर्ग से बात की, उनका कहना कम वक्त हमारा खुद का पेट पालना मुश्किल है, महंगाई में कुत्ता कौन? मनीष ये बताओ, मनीष ये बताओ, मनीष ये बताओ, कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है, क्या उससे अंदाजा लगा जाए कुत्ते के सगे संबंधी भी पहुंच गए वहां पर? मनीष ये बताओ, कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए तो क्या उसने? हेलो मनीष, हाँ जैसे कि कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? हेलो मनीष, मनीष जैसे कि कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज है, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? अरे सगे संबंधी की मार गोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया। वो बेचारा सोया हुआ था कहीं पर, अपना पूंछ साफ करके अपना, उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। मुझे याद है जब पहली बार आपने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। प्रपोज नहीं था वो, आप जानना चाहते थे कि मेरी वुड बी की क्वालिटीज़ क्या होंगी और मैं क्या परसीव करती हूँ अपने वुड बी में। और जब मैंने वो लिखा, कुछ 10 क्वालिटीज़ जैसे सेल्फ मेड मैन एंड ऑल, और आपने बहुत शरारती उसमें कहा था कि ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं और मुझे क्यों नहीं नज़र आया आप में। उसके बाद गौर करने के बाद मुझे लगा कि हाँ आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, और उसके बाद हमारे बीच में जो बॉन्ड बना, वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी आज शादी हो गई है। मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत परफेक्ट है, और वाकई में ऐसा हुआ। जिस दिन से मेरे जीवन में ये आई, उस दिन से हमारा जीवन। सो नाइस। राजीव, सच कहूँ उम्मीद नहीं थी ऐसी बातचीत हो जाएगी आज, और दुनिया को हमेशा हंसाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए आपने। इतना बेहतरीन आप लिखते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था, आपकी ताकत है, आपकी लेखनी, हम चाहते हैं वो ताकत हमेशा बरकरार रहे। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। चलिए, लेकिन ब्रेक पर हंसाते हंसाते चलते हैं, कुछ हो जाए। सिद्धू जी एक ऐसे फनकार हैं कि वो मस्ती में रहते हैं और हंसते हैं, उनकी आदत है। मैंने तो देखा जब मैं उनके साथ शो करता था
कि कोई भी आर्टिस्ट माइक लेकर के आता था, उसने माइक रखा, माइक वाइक सेट कर रहा, वो पहले शुरू हो जाता, गुरु तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है गुरु, छा जाएगा तुम। जिस तरीके से पूत के पाव पालने में नजर आते हैं गुरु, जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती और समंदर में लघुशंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती, मेरे दोस्त आ गया, आ गया, अबे ठोको ताली, छा गया यार। क्या हुआ, डरा क्यों रहे इतने मेरे को? नहीं, तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है बेटा, पूत के पास आप क्या गलती क्या डरा क्यों रहे? नहीं बेटा तू छा गया। साहब मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ, माइक रखने आया था इधर में। जिंदगी लाइव में हमारे बीच आ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान, जिनका नाम है आप कौन हैं? मुझे पहचाना नहीं रीचा तुमने? मनोज कुमार जी। हाय, अरे कौन मनोज कुमार? अपन को पहचाना नहीं क्या तूने? हाँ। अरे कौन मिथुन रे? अपन सब जानते अपने को, और तुम अपने को पहचानती नहीं। शाहरुख खान। अरे बेटी समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं ना शाहरुख हूँ ना मिथुन हूँ, मैं हूँ दादा मुनि। अरे खामोश, जब से देख रहा हूँ मिथुन शाहरुख है वो, अब तो पहचानो। वीआईपी। यस। ये कि जब से होश संभाला, चारों तरफ अजीब सा माहौल देखा, घर के बुरे हालात देखे, क्या था आपका बचपन के साथ? बचपन में मेरा जो धारावी में मैं पैदा हुआ हूँ, और धारावी आप जानते धारावी क्या है? झुग्गियों के लिए। हाँ, बड़ा मशहूर है, पूरे एशिया में मशहूर है। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, कई पंजाबी सीखने मिली, गुजराती सीखने मिली, मद्रासी सीखने मिला, सब थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया है। तो ये मुझे शो में बड़ा काम आया है। बहुत बचपन से आपने पिता के साथ शोज करना भी शुरू कर दिया था? हाँ, बचपन में शुरू में मैं ब्रेक डांस करता था मैं, मतलब इतना क्रेज होता, और लोग पब्लिक जमा होती थी, जो फिर तालियां मिलती थी, क्लैप मिलती थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहा कि यार लोगों ने आज मुझे सराहा, प्यार दिया। फिर वहाँ से फिर डैडी के डांस पार्टी में फिर मैं माइक पकड़ना सीखा मैंने। माइक पकड़ते पकड़ते फिर कब वीआईपी बन गया पता नहीं चला। अच्छा बताइए, तो आपको ये एहसास कब हुआ कि आवाज़ों का कुछ जादू है अंदर के? बच्चे को तो नहीं पता चलेगा ना कि कैसे। स्कूल से टीचर सर की आवाज़ निकालना ये शुरू हो गया वहाँ से। फिर आहिस्ता आहिस्ता कब आर्टिस्ट बना, आर्टिस्ट बनने के बाद फिर एक एक सीढ़ियाँ मिली। मैंने तो इतने ऐसे ऐसे काम किए ना, मुझे अभी याद आता ना कि धागा कटिंग, जो जीन्स के जो कारखाने थे उसमें धागा कटिंग करता था, जो हमारी बेल्ट बटन होते हैं वो करता था मैं। तो काफ़ी चीज़ें, यहाँ तक मैं कैटरिंग भी किया, मैंने कैटरिंग ज्वाइन किया है। पर आज सब याद आता है कि क्या क्या दिन देखे हमने। मुश्किल। तुमने मुझे फर्स्ट टाइम जब देखा था स्कूल में, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। कुछ सालों के बाद हम लोगों ने शादी की। संगीता से कब प्यार हो गया था? क्यों बोल खुलवा रही हो? प्यार तो मुझे हो गया था 9th में। हाँ। मुझे हुआ था, उनको नहीं हुआ था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि कहीं इसकी शादी ना हो जाए, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो बड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया था कि अभी क्या करें, कैसे करें। तो मैंने बोला कि बस मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, और शादी कर लेते अब। एक्चुअली जो मैंने किया, आज मैं पूरे नेशनल टीवी के सामने बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी फैमिली से। क्योंकि देखो उस समय प्यार एक अंधा होता है, और प्यार में आदमी गलत कदम उठाता है। मैं जानता हूँ कि मैंने उनके माँ बाप का दिल दुखाया था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बहुत रुलाया था मैंने, क्योंकि आज जब मेरी बेटी हुई है तो मुझे लगता है कि कल अगर मेरी बेटी करेगी तो शायद बहुत दुख होगा। मैं और मधुर आपके लिए एक सॉन्ग गाएंगे जो हम आपको डेडिकेट करते हैं। आपको ये सॉन्ग बहुत पसंद है। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जियूं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, जान रे, मेरी सांसों में बस जा तू। And we love you.
52 आवाजों का खजाना है आपके पास। ये तो 52 आवाज़ें मैंने आपको खाली दी है, वैसे मैं 150 के ऊपर आवाज़ें निकालता हूँ। शुरू करें? यस। ओम प्रकाश, बरखुरदार मेरी तरफ से आप राजकुमार, नहीं हमें कहीं बताया क्योंकि हम राजकुमार दिलीप हैं कुमार, ना सुदामन भी भाई ए भाई हमारी तरफ से भी कहने अनिल को कपूर, छकास वाले जन को तुम्हें कहना समझा तो सुनता नहीं सुनील शेट्टी, ए पावे समझा तो कोई सुनते नहीं यहाँ पर आया अक्षय कुमार, बाबा भैया क्या करे बच्चे नाले बांधे बोले पहले बोलना परेश रावल, अरे देवा चम्मा राजो सबको बोलने का टेंशन लगा नहीं है मिथुन चक्रवर्ती, ओए पढ़ो अब का नाम मंगल है अब अमिताभ बच्चन, अवश्य देवस्य चलो मैं अमिताभ बच्चन मैं तरफ से भी कहना चाहता हूँ कौन असरानी, हाँ मंगल जाने के चले असरानी की तरफ से भी देवानंद, क्या बात है देव भी जब प्यार की बात कर रहा है मेरे तरफ से भी आपसे जॉनी बोल लीवर, ओए कमाल करता है यार बाबा कुछ सुनता नहीं है इसमें क्या कर रहा है संजय कौन दत्त, हे सर्किट अरे समझे इसको अपन का नाम है संजू बाबा बोल सुनील दत्त, लाला मैं भी कहने लगा क्या जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम दत्त है अशोक कुमार, अरे बेटे बेटे तो क्या कर रही हो समझ में नहीं आ रहा है धर्मेंद्र, एक एक का खून पी जाऊंगा प्यारे भाई धर्म जब गर्म गर्म ताली बस्ती बरखुदार प्राण जब भी आएगा यही कह के जाएगा मेरी तरफ से भी आपसे यहाँ से 50-50 कोस दूर जब किसी गांव में कुछ होता है सबसे पहले ये सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता बरखुदार लालू प्रसाद अरे भैया पूरा बिहार तेरे साथ सबको बोल दिया है लालू जब आया है पूरा थनाधन है ये ले हिंदू का खून मुसलमान का समझते नहीं बात को राजेश खन्ना, साहब अरे कोई सुनता इसलिए यहाँ पर आ चुका हूँ मेरे से बहुत बधाई हो रही गब्बर ने मेरे हाथ का दिया नमा कसम रिचार्ज में तुमसे हाथ मिलाता नसीरुद्दीन शाह, भाई कमाल की बातें करते हो मेरी तरफ से भी बहुत बधाई हो गोविंदा, अच्छा पाजी तुसी बड़े ग्रेट हो कमाल है यार मैं तो समझाने के लिए सनी देओल, और समझा से तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख कई तारीख यहाँ पर आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ सर मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे सर आप सभी को बहुत हाँ बेटी रीचा ई बेटी अब जिंदगी लाइफ में मैं आया हूँ अपनी जिंदगी क्या बात है हरमिया साहब काले सड़ गई था मेरे जीवन साथी सपना तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी तरफ से भी आप सभी को मैं पंजाब में सोचा हमारा पूरे पंजाब की तरफ से यही कहना चाहता हूँ अगर मैंने खाना खाया है तो क्या मुझे खाने की पैसे दोगे कादर खान की तरफ से बहुत बधाई हो ये महिला ये मई अरे मेरा नाम है दादा गुंडगे मेरी तरफ से भी है शाहरुख खान, बोला ना शाहरुख खान की तरफ से आप सभी को यही कहना चाहता हूँ ऋतिक रोशन, मेरे पापा बहुत पसंद है जादू आएगा सर जादू आएगा देखिए सर मैं भी ये कहना चाहता हूँ चाहे राधा माधव जिंदगी लाइफ में आया हूँ अपनी जिंदगी बारे बताऊँ किस तरह का मान सम्मान आपने दिया बस मैं कहना चाहता हूँ किस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहे वाओ अरे यार कमाल करते वाओ क्या स्टाइल है क्या बोलती है आओ मैं कहने जाऊंगा वाओ शक्ति कपूर, मैंने तो पहले कहा था मैं जब भी आऊंगा क्या के जाऊंगा आओ कुलभूषण खरबंदा, अरे भाई कुलभूषण खरबंदा यही कहना चाहता है क्या के जाएगा मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो अरे बेटा धर्म से बढ़ के कोई चीज ना होती राधा रानी अरे मैं भी कहना चाहता हूँ नहीं बाबा चले मेरा नाम है दुर्योधन मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ और क्या जाऊंगा और क्या कहने आया हूँ अरे भैया खम्बा उखाड़ के घूसा लगा के धक्का धक मैं सुरमा भोपाली कैसी भाई वाह रीचा जी भाई आज आपके सामने बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है प्रेमनाथ, कैसा तो बना पाप है 10 नंबर मैं भी कहने लगा जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम है प्रेमनाथ राजेंद्र कुमार, नहीं लाला ये कैसी भट्टी जिसमें मैं जल रहा हूँ मेरी बीवी जड़ी आपसे मेरी तो बहुत बधाई हो चांदी तुम भी कमाल की बात है चांदी मेरी मोबाइल सिर्फ आप सभी के लिए और मैं कह के जाऊंगा जीवन की तरफ से आप सभी को जीवन दान शशि कपूर कमाल की बात करती है पलट गया बदमा देती कमाल करती है खामोश हम बिहारी हमारा पूरे बिहार की तरफ से बहुत बहुत बधाई है छूट नहीं कहता मैं चिंता चला चाहता हूँ और ये क्या चाहूंगा क्योंकि मेरा नाम आप सब जान चुके हैं इमरान हाशमी, तो धीरे धीरे आपको ऑर्केस्ट्रा में जब काम मिलना शुरू हुआ और आपने कहा कि रात में आप सिलाई का काम और ये सब करते थे, कितना कमा लेते थे दिन का? मेरे ख्याल से मुश्किल से हम लोग हफ्ते में मतलब 300-400 रुपये कमा लेते थे हफ्ते में। हाँ वेटर का काम भी किया है आपने रेस्टोरेंट? हाँ रेस्टोरेंट में नहीं, मैं वेटर में तो मैं कैटरिंग किया मैंने। अच्छा। पानी कम सर्विस कम करता था, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा वाले की तरफ देखता था ये मेन कौन है, अब मेन ये आदमी है तो सर मैं मिमिक्री करता हूँ अगर आप तो बोला हाँ ठीक है बुलाएंगे आपको। एक टाइम तो उन्होंने मेरे डैडी को धक्का मारा था, मतलब अरे हटो, मेरे डैडी लेके कहते हैं कि मेरा बेटा मिमिक्री करता है। आज
ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया कि वो आदमी आज मेरे पैर पड़ता है कि भाई आप हमारे शो में काम करो। कोई है जिसने फिर आपके हुनर को पहचाना? एक मिनट उधर देख। हेलो वीआईपी, सबसे पहले तो तुम्हें बधाई बहुत बहुत कि वीआईपी से वीवीआईपी बन चुके हो, बड़े स्टार बन गए हो। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, तुम्हें अपने गले पे उतना ही कंट्रोल है जितना सचिन को अपने बैट पे होगा। वीआईपी जो मिमिक्री आर्टिस्ट है, जो परफॉर्मर है, उसको तो दुनिया जानती है। मैं वीआईपी जो इंसान है उसे जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने अच्छे इंसान आज की दुनिया में नहीं होते। तुम आज भी वही हो जो 8 साल पहले थे पहली मुलाकात में, और यही तुम्हारी ग्रेटनेस है। मैं कामना करता हूँ कि आगे भी तुम्हें बहुत सारी सफलता मिले, बहुत बड़े स्टार बनो। थैंक यू भरत भाई। ये भरत कुक रहती है, मतलब इसी आदमी ने मेरी ज़िंदगी बनाई है कॉमेडी सर्कस में। मतलब मैं इनका एक मिमिक्री करता था, मुझे लगता था कि भगवान मेरे लिए कुछ लिखा कि नहीं लिखा। उस वक्त भरत भाई मेरी ज़िंदगी में भगवान बनकर आए। उन्होंने बोला यार आप मिमिक्री में कुछ करो, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जो मिमिक्री में ही होता है। फिर कॉमेडी सर्कस में जो फिर दुकान खोली है, फिर विपुल भाई हमारे जो कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर है, उन्होंने तो पूरा ऐसा मुझे निचोड़ दिया, मतलब समझ गया कि इसके अंदर क्या है, इसको निकाल। हाँ, इसको कैसे निकाला जाए। विपुल भाई ने मुझे बहुत कहा कि वीआईपी ऐसा करो, तुम हमेशा मिमिक्री में करो। फिर निकुल देसाई है, इन सब ने मिलकर मेरे अंदर से निकाला, जो मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट घुसा हुआ है, उन्होंने जाना। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स कहूँगा ऑप्टिमिस्टिक, जिन्होंने मुझे समझा। और आज शायद ये शो मेरे लिए लिखा था कॉमेडी सर्कस, तो इसके जरिए आज लोग मुझे पहचान रहे हैं। चलिए, कोई है जो आपके लिए एक मैसेज दे रहा है? और कौन है भाई? वीआईपी तुझे याद है हम लोग पटाया से वापस आ रहे थे टैक्सी में और क्या हुआ था, तू भूल गए? याद आया? तेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। टैक्सी वाले को हमने कैसे डराया था। हम पटाया से बैंकॉक आ रहे थे शो खत्म करके, और मैं और वीआईपी सिर्फ 2 लोग थे टैक्सी में। और टैक्सी एक ऑब्वियसली थाई आदमी चला रहा था, तो हमें लगा कि इसको हिंदी विंदी आती नहीं होगी। तो हमने 3-4 बहुत खतरनाक लोगों के नाम ले लिए और कहा कि वीआईपी ने शुरू किया कि ये तो मेरी सगी मौसी के लड़के हैं, ये मेरे रिश्ते में लगते हैं। बहुत खूंखार नाम थे वो, जो ऑब्वियसली मैं स्क्रीन पे नहीं ले सकता, नहीं लूँगा। लेकिन हम तब ये नहीं जानते थे कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। तो उसने एक्चुअली टैक्सी साइड में पार्क की, ये कह के कि मैं ज़रा 1 मिनट में आता हूँ बाथरूम जाके। और उसने जाके पुलिस को फ़ोन लगाया और वीआईपी तो भूल गया, पुलिस आई थी और कितना तामझाम हुआ था और कितनी मुश्किल के बाद हमने पुलिस को ये यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सो बट ऐसा ही है वीआईपी, कभी लाइफ में सीरियस नहीं होता, हर दुख को तकलीफ को भी हंस के साइड लाइन कर देता है। तो गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अभी बताइए वीआईपी, कहाँ से सफ़र शुरू किया था? धारावी में पले बढ़े, सिलाई का काम किया, और हमने ये भी सुना है कि कई बार आप जब बच्चों के लिए शोज़ करने जाते थे तो भूखे रह जाते थे, लोगों से झूठ बोलते थे कि व्रत है आज, क्योंकि खाने को नहीं होता था आपके पास। ऐसे ऐसे दिन देखे? जब मैं महासंग्राम जीता था, मैं कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, उसके 1 दिन पहले कल शूटिंग है, तो आज मेरी मम्मी ऑफ हो गई। मुझे फ़ोन आया बॉम्बे में कि मम्मी नहीं रही दुनिया में। मैं अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट पकड़ी, मैंने राजस्थान अलवर में आया, अपने मम्मी का देहांत जो पूरा हुआ था, मतलब उनका सारा क्रियाक्रम करके वो रात की फ़्लाइट से निकला, बॉम्बे पहुंचा हूँ। और अगले दिन शूटिंग की मैंने हमारे जजेस को नहीं बोला कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है, मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, किसी को कुछ नहीं बोला। तो मैं अपना काम किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने जो रोया हूँ उसके बाद 2 एपिसोड के बाद, कि भगवान ये भी दिन दिखाना था। और मुझे खाली खास करके खुशी इस बात है कि उतने टेंशन में मुझे स्टैंडिंग विश मिली जजेस की, वो सबसे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद था माँ का। आई थिंक इवन वी शुड गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन टुडे। अरे थैंक यू। आप लोग हिंदी फिल्में देखते हो? हाँ बोलो ना। मत देखो, पूछो क्यों। हमारी हिंदी फिल्में इतनी बकवास होती है। हिंदी फिल्मों में किसी भी हीरो को गोली लगती है, जल्दी से मरता नहीं जब तक डायलॉग ना बोल दे। गाना सुन के मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अब राजकुमार साहब को लगी 7-8 गोलियां, राजकुमार पहले गाड़ी निकालेगा, घर पे जाएगा, बीवी से 2-4 बातें करेगा, उसके बाद मरेगा राजकुमार। सबसे पहले गोलियां लगी, राजकुमार पहले गाड़ी, राजकुमार गाड़ी से उतरा, गोली लगा हुआ घायल राजकुमार अपनी बीवी को आवाज लगा रहा, घायल राजकुमार अभी भी वही अकड़, राधा राधा कहाँ हो तुम राधा? बीवी देख के टेंशन में, क्या हुआ कैसे हुआ? नहीं राधा
हम मरने वाले नहीं हैं, हम नहीं मरेंगे। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ जो पर्वत के पीछे झंड के बीच मंदिर के पास गाते थे। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। उसकी बीवी गाना सुनाएगी, उसके बाद ये मरेगा। साउथ की फिल्म में हिंदी फिल्मों का बाप, उसमें डबल फेकम फाक। वहां पे रजनीकांत साहब खड़े, यहाँ पर विलन ने गोली चलाई, गोली निकल चुकी, गोली रास्ते में। तब तक रजनीकांत अपने सारे काम निपटाएगा। पहले गॉगल, मफलर, सिगरेट। गोली एकदम करीब आ गई, रजनीकांत, गोली रुक गई, गोली रुकी, रजनीकांत आगे बढ़ते, गोली पीछे। विलन, गोली, रजनीकांत, यन्नड़ा, गोली घुमा दी, वो मर गया। मिमिक्री में मैंने पीएचडी की है कि आर्टिस्ट लोग खांसते कैसे, छींकते कैसे। अशोक कुमार बीमार बच्चा, पैदाइशी बीमार, झूले में कैसे रोएगा अशोक कुमार? देव साहब पैदा होती, एक नर्स की उंगली मुंह में गई, धपाक, तभी से देव साहब आज तक ऐसे ही। बच्चन साहब का बचपन। सच में आज बहुत मजा आया और आज हंसी के इन चैंपियन से मिलकर एक बात तो समझ में आ गई कि हम बेकार में अपनी परेशानियों को इतनी तवज्जो देते हैं, अपने दुखों को लेकर रोते रहते हैं, अपनी जिंदगी के हालातों को सबसे मुश्किल हालात समझते हैं। तो अगली बार जनाब, जब आपका किसी मुश्किल हालात से सामना हो तो हिम्मत हारने से पहले एक बार इन लोगों को दिल से याद कर लीजिएगा। शायद आपको भी अपनी परेशानियों से निपटने का वो नुस्खा मिल जाए जो इन लोगों के पास है, और वो नुस्खा है हंसना और हंसाना। ये नुस्खा ही है जिसकी दम पर इनकी बनी है और आपकी बन सकती है जिंदगी लाइव।